राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन किया था। हमने इसकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें हमने इसके 8 विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के कुछ अन्य लक्षण हैं जो संक्षेप में जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जिनमें बुद्धिसंगत सत्ता का विवेकपूर्णता है, अर्थात बुद्धिसंगत सत्ता या सत्ता का विवेकपूर्णता, जिसमें लोक सत्ता का परंपरागत व कारिश्मात्मक आधारों पर नहीं अपितु औचित्यपूर्णता के आधार पर मान्यता दें। दूसरा, विविधीकरण राजनीतिक संरचनाएं, और तीसरा राजनीतिक सहभागिता इसके लक्षणों में आती है। इसके पश्चात हम इसके जो प्रभावित करने वाले कारण हैं, जिनमें पहला देश की राजनीतिक संरचनाएं और संस्कृति है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है। परंपरागत राजनीतिक संरचनाएं और तथा परंपरागत राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनका उदाहरण हमें मध्य पूर्व के देशों से मिलता है। दूसरे पॉइंट में ऐतिहासिक स्थितियां हैं, जिनमें यदि राष्ट्रीय व विश्व इतिहास की धारा प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख हो तो राजनीतिक संस्थाओं को आधुनिक बनाना आसान हो जाता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्राज्यवाद को बनाए रखना लगभग असंभव सा हो गया था। तीसरा बिंदु में राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और अभिमुखीकरण है, जिसमें सरकार के कार्यक्रम, नेताओं की प्रकृति व विचार आधुनिकीकरण के हैं तो आधुनिकीकरण सरल हो जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की पहचान वाले शब्द, जिनमें केंद्रण, प्रवेशन, अंतःक्रिया, निर्बलता, विविधीकरण, विशेषीकरण, जन सहभागिता, अभिज्ञान, लगाव या पहचान, नौकरशाही इत्यादि है। चौथा बिंदु राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति के परिवर्ते हैं। अगर राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति लोकतांत्रिक है तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इसमें जनता में और सरकार में संपर्कता में और आदान प्रदान स्वैच्छिक व अनवरत जारी रहता है। जबकि तानाशाही व्यवस्थाओं में मूलभूत रूप से राजपत्र आधुनिकीकरण के प्रतिकूल पड़ती है। अब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण जो कारक है या माध्यम है, जिनमें 3 कारक हैं। अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग है, सेकंड विचारधारा और तृतीय सरकार आती है। प्रथम बिंदु जो अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका है, इसमें राजनीतिक अभिजन वर्ग तथा बुद्धिजीवियों के विचार, मान्यताएं
तथा आकांक्षाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण का परिप्रेक्ष्य तैयार करती हैं। इन्हीं के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाएं या शिथिलता बनती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रक्रियाओं को मोड़ने से लेकर उलटने तक का कार्य करने की क्षमता और शक्ति राजनीतिक अभियानों में होती है। द्वितीय बिंदु आता है जिसमें विचारधारा है। आधुनिकीकरण की जो प्रक्रियाओं में गति लाने के लिए विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से मनुष्य की जो अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना आसान सरल हो जाता है। राष्ट्रीय अभिज्ञान राज्य की एकता और ठोसता राजनीतिक विचारधाराओं का योगदान बहुत अधिक होता है। पूर्व सोवियत रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों में साम्यवादी विचारधारा का महत्व है तथा विकासशील देशों में निश्चित विचारधारा का अभाव भी पाया जाता है। तृतीय बिंदु में जो आता है वह सरकार की भूमिका है। सरकार के तत्वाधान में ही आधुनिकीकरण की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरणों के रूप में सरकार का विशेष महत्व है। सरकार बाध्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके आधारभूत और आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों में कोई सर्वव्यापी प्रतिमान नहीं है, क्योंकि अनुक्रम का इसमें अभाव पाया जाता है। किन्हीं देशों में प्रतिमान सत्ता की बुद्धिसंगता जन सहभागिता है, तो किन्हीं देशों में केंद्रीकृत नियंत्रण। पहले संरचनात्मक विभिन्नीकरण, फिर जन सहभागिता, फिर राष्ट्रीय अभिज्ञान। कई देशों में पहले सहभागिता आती है, तो राष्ट्रीय अभिज्ञान, फिर संस्थागत विभिन्नीकरण, केंद्रीय नियंत्रण है। द्वितीय बिंदु में अनुक्रमी प्रतिमान नहीं है। वास्तव में जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण के उतने ही प्रतिमान हैं जितनी इतनी व्यवस्थाएं हैं। हर व्यवस्थाओं में विचित्रता होती है। हर राजनीतिक संरचनाओं का अनोखापन इसमें संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं में भी विशेषता ला देता है। किंतु वर्तमान विश्व की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का कम या अधिक मात्रा में राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख है। अब हम राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर देखते हैं, तो राजनीतिक विकास की संकल्पना जो थी वो व्यापक थी, जबकि आधुनिकीकरण की जो संकल्पना है वह सीमित और संकुचित है। राजनीतिक विकास राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक का संस्थापन है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिसमें संस्थापन को यह आवश्यक नहीं है। तृतीय बिंदु में राजनीतिक विकास में स्वायत्तता होती है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में स्वायत्तता न होकर उसका एक महत्वपूर्ण पहलू
बन जाता है। चौथा पॉइंट में राजनीतिक विकास उलटनीय होती है, जबकि आधुनिकीकरण उलटनीय नहीं है। पांचवें बिंदु में राजनीतिक विकास सुनिश्चित व्यवस्थाएं होती है, जबकि राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्रम और प्रतिमान है वो एक जैसे नहीं होते हैं। छठे बिंदु में राजनीतिक विकास का पतन संभव है, जबकि आधुनिकीकरण का पतन संभव नहीं है। सातवां बिंदु में राजनीतिक विकास स्थैतिक स्थिर रहता है, जबकि आधुनिकीकरण परिवर्तनशील और गतिशील अवधारणा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देख सकते हैं कि राजतंत्र से लोकतंत्र में बदलाव, राजनीतिक विकास लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विकास होना राजनीतिक आधुनिकीकरण है। यदि हम यह पूछा जाए तो 30 वर्ड में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि व्यापक, सीमित, संस्थापन, परिवर्तन, स्वायत्त, स्वायत्ता नहीं, उलटनीय, उलटनीय नहीं, अवस्थाएं, कम प्रतिमान, पतन, प्रगतिशीलता और स्थैतिक। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण गतिशील होता है। इस प्रकार आज हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ा, उसके विभिन्न पहलुओं, बिंदुओं की ओर अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे।